नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। बीच में अमेरिका के कुछ अखबारों और दुनिया के बाकी अखबारों ने यह खबर फैलाई कि रशिया जो है वो इजराइल के साथ आ गया है और रशिया ने कहा है कि ईरान को अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो कर देना चाहिए और अगर वो नहीं मानता है तो उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल पत्रकार बनते हैं उन्होंने इसको शेयर भी किया, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब अमेरिका के साथ पुतिन की दुश्मनी बिल्कुल साफ सामने आ रही है, अमेरिका यूक्रेन को हथियार फिर से भेजने की बात कर रहा है, इस तरह का बेवकूफाना बयान पुतिन देंगे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और संयोग से मैं सही साबित हुआ। रूस ने बिल्कुल सीधे सीधे इस खबर को झूठा ठहरा दिया कि यह खबर झूठ है, यह खबर प्रोपेगेंडा है। हम ईरान में जो पीसफुल उनका एटॉमिक प्रोग्राम है उसका समर्थन करते हैं और हमने यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो करने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में गोदी मीडिया भरी पड़ी है। खबरों पर, हर खबर पर भरोसा ना करें। उधर अगर गजा की बात करें तो गजा के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। बीच में खबर यह आई कि इजराइल किसी भी हालत में वो जो उसने एक पूरा गजा के बीचों बीच एक कॉरिडोर बनाया हुआ है वहां से अपनी आर्मी हटाने को तैयार नहीं है और हमास जो है वहां से आर्मी हटे बिना समझौता करने को तैयार नहीं है। तो समझौता जहां था वहीं अटक गया है। फिर यह खबर आई कि अमेरिका कह रहा है ठीक है बाकी मुद्दे सुलझा लो, उसको लेकर लास्ट में बात करेंगे। अब यह खबर आ रही है कि विटकाफ साहब जो पूरे मिडिल ईस्ट के एनवाय हैं अमेरिका के, वो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो होने वाला है उसकी साइडलाइंस पे कतर के लोगों के साथ बात करेंगे जो उस बातचीत में शामिल हैं। और इसके बाद खबर आती है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि हफ्ते भर के अंदर गजा के अंदर सीज फायर की उम्मीद करो। 3 दिन कह रहे थे, अब हफ्ता भर हो गया। मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा है तब से 15-20 दिन और बीत जाएंगे। ये टाइम्स ऑफ इजराइल में जहां यह खबर छपी है उसी के नीचे यह भी लिखा है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू किसी भी तरह इस समझौते को रोकना चाहता है। स्मोट्रिच जो उसका मंत्री है और जिसकी पार्टी नेतन्याहू को सपोर्ट करती है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी तरह से समझौता हो और उसने धमकी दी है कि अगर समझौता होगा तो मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू फिर एक बार इस समझौते को गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रंप और विटकाफ कितने सीरियस हैं समझौते को लेकर, सीज फायर को लेके, ये तो 3-4 दिन 5 दिन बाद ही समझ में आएगा कि समझौता किस रास्ते पर जा रहा है। बाकी जो गजा में चल रहा है वो चल ही रहा है। एक अजीब सी खबर है, इंटरेस्टिंग कहना चाहे इंटरेस्टिंग कह लें। इस खबर में आईडीएफ ने जो इजराइल की आर्मी है उसने माना कि हमसे टेक्निकल एरर हो गई। किस बात में? लोग पानी लेने के लिए कतार बनाकर खड़े थे, पानी ले रहे थे और अचानक एक रॉकेट आता है, गिरता है और 10 लोग मारे जाते हैं। और अब आईडीएफ कह रहा है ये उसका टेक्निकल एरर था, गलती से लोग मारे गए। कितने टेक्निकल एरर भाई? 800 लोग मारे जा चुके हैं, 800-900 लोग मारे जा चुके हैं केवल इमदाद इकट्ठा करते हुए। जाने कितने अस्पताल बर्बाद हो गए हैं, जाने कितनी मसाजिद बर्बाद हो गई हैं, जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं। किसको किसको टेक्निकल एरर कहोगे? इससे तो अच्छा है दुनिया के सामने साफ साफ कहो कि हां हम औरतों और बच्चों को मारना चाहते हैं। जब नंगे हो ही गए हो, सारी दुनिया सच जानती ही है, तो ये टेक्निकल एरर वगैरह की बात करके बेवकूफ बनाने से अच्छा है कि सीधे कहो कि पानी पीने जाएंगे तो मार डालेंगे, खाना खाने जाएंगे तो मार डालेंगे, इलाज कराने जाएंगे तो मार डालेंगे। हमारी दुश्मनी सिर्फ हमास से नहीं, एक एक फलस्तीनी से है, हम सबको मार देंगे। ये बात साफ साफ कहो। अब ये पर्दा रहा कहां? ये पर्दा शुरू में हो सकता था, अब ये पर्दा रहा कहां? तुम्हारी सारी जालिमाना हरकतें जो हैं वो पूरी तरह से बेपर्दा हो चुकी हैं। हर आदमी दुनिया का जो हक के साथ खड़ा होता है वो उन वीडियोस को देख के समझ सकता है कि ये कोई एरर नहीं है, जानबूझकर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और तुम्हारे पास इलाज क्या है इसका? कंसंट्रेशन कैंप बनवाने की बात हो रही है जिसमें 6 लाख फलस्तीनी रहेंगे, यानी एक दरवाजा वॉल जो है सिटी जैसा बना दोगे जिसमें 6 लाख लोग रहेंगे और जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल इजराइल का रहेगा। जो लोग उसमें रहने से इंकार करेंगे उनको आतंकवादी बनाकर मार डालोगे। और इसको कंसंट्रेशन कैंप, आप जानते हैं कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता था जो हिटलर ने बनवाया था यहूदियों के लिए। और इजराइल के ही जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ओलेमाट, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन कैंप है और ये भी क्या एक दिन में बन जाएगा? इसको बनने में बरसों लगेंगे, बिलियंस खर्च होंगे।
यानी ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा कोई नहीं जानता है। तुम्हारा इकलौता इरादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों को मारना है, जो अब सारी दुनिया के सामने बिल्कुल सामने आ गया है। तो अभी की ये अपडेट्स हैं। मिडिल ईस्ट में अभी भी सारा तनाव बना हुआ है। गजा के अंदर समझौता कब होगा, कैसे होगा, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। और लेबनान को घेरा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लेबनान पर कब्जे के लिए सीरिया से आईएसआईएस के आतंकवादी घुसें। अगर ये होता है तो फिर एक नई जंग शुरू होगी और एक बड़ी जंग शुरू होगी। जब जब जो जैसे जैसे होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, हमारी ताकत बनिए। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी ये मेंबरशिप हमें बड़ी ताकत देती है। बाकी भी बहुत सारे तरीके हैं आपके हमारे साथ खड़े होने के, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। जब ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे तो बहुत चीख चीख के कहते थे कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उनको बिल्कुल खुलेआम हो जाना चाहिए, सब लोग एप्स्टीन फाइल देख सकें ताकि जान सकें कि एप्स्टीन जो बंदा था जिसके पास एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर अमेरिका के कौन कौन से हुक्मरान, अमेरिका के कौन कौन से बिजनेसमैन जाते थे और वहां छोटे छोटे बच्चों के साथ वो हरकतें करते थे जो कोई इंसान नहीं कर सकता। तो एप्स्टीन को लेकर एक गुस्सा था और उस गुस्से का फायदा उठाया चुनाव के समय ट्रंप ने, जब बार बार यह कहा कि हम एप्स्टीन की फाइल को ओपन कर देंगे। अब सत्ता में आने के बाद खबरें यह आ रही हैं कि एप्स्टीन फाइल को इसलिए ओपन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें खुद ट्रंप का नाम है। और ट्रंप जो कल तक कह रहा था कि एप्स्टीन की फाइल का खुलना जरूरी है, वो कह रहा है एप्स्टीन के बारे में बात करना बंद कर दो। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उसके ऊपर मस्क ने भी हमला किया था। मस्क चुनाव के समय तो ट्रंप के साथ था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में काफी मनमुटाव सामने आया। हालांकि ऑनलाइन सब मामला सुलझा हुआ लगा, लेकिन मामला सुलझा नहीं है। जो ही एप्स्टीन फाइल का मामला दोबारा आया, मस्क ने हमला किया और कहा कि यह सब बकवास बंद कीजिए और एप्स्टीन फाइल को खोलकर सामने रखिए। टकर कार्लसन करके एक पत्रकार हैं जो मागा के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट था उसके बड़े समर्थक थे और इसलिए ट्रंप के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने एक भाषण दिया जिसकी क्लिप वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर। उसमें एकदम साफ साफ कहा कि एप्स्टीन जो है वो इजराइल की सरकार के लिए काम करता था। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, इस पर पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं। एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक आइलैंड था और अपनी जहाजें थी उसके पास। उन जहाजों में अमेरिका से रईसों को, जिसमें हुक्मरान भी शामिल होते थे, लीडर्स और साथ में बिजनेसमैन बड़े बड़े और जितने अमेरिका के पावरफुल लोग हैं वो शामिल होते थे, उनको वो वहां पर ले जाता था और वहां पर फुल ऑन जो है अय्याशी चलती थी। कुछ लड़कियां जो बच गईं, उन लड़कियों ने बाकायदा केस किया और कहा कि हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें हुई, और साथ में कुछ और छोटी लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम थी वो भी वहां पर थीं और कुछ क्लाइंट्स के नाम बताए। उसके बाद अमेरिका में तहलका मच गया, केस चला, एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तारी में ही कहा जाता है कि उसने अपनी जान दे दी। आत्महत्या उसने गिरफ्तारी के अंदर कर ली। उसकी पत्नी भी गिरफ्तार हुई, वो कहानी में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि या तो एप्स्टीन जिंदा है, वो मरा ही नहीं, जेल से उसको निकाल कर किसी सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया गया, और या फिर उन लोगों ने एप्स्टीन को मरवा दिया जिनको यह खतरा था कि इसने अगर मुंह खोल दिया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब एप्स्टीन के लिस्ट में, क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से लोग थे जो जाते थे यहां से, वो लिस्ट CIA के पास है और उसको ओपन करने की बात थी। अब ट्रंप ओपन नहीं कर रहा है। यह सिर्फ अय्याशी का मामला नहीं था। कहा यह जा रहा है कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम करता था, वो इन लोगों को ले जाता था, अय्याशी करवाता था, उसके वीडियोस बना लेता था और उसके बाद ब्लैकमेल करता था कि तुमको इजराइल के फेवर में बात करनी पड़ेगी, और ये लोग इजराइल के फेवर में बात करते थे। अमेरिका के जो मैक्सिमम नेता इजराइल के फेवर में बात करते हैं, जो आईपैक से पैसा लेते हैं, वो तो है ही। कहा यह जाता है कि किसी न किसी तरीके से इजराइल उनको ब्लैकमेल करता है। ईरान ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिका बिल्कुल इजराइल की भाषा बोल रहा है। तो यह सवाल तो उठना ही है कि क्या ट्रंप भी उन टेप्स में थे? क्या ट्रंप के टेप्स जो हैं वो इजराइल के पास हैं, नेतन्याहू के पास हैं, जिसकी वजह से वो ट्रंप को आराम से ब्लैकमेल कर रहा है और जो चाह रहा है वो करवा रहा है? अमेरिका में यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। तो अगर लेबनान में जंग होगी तभी अखबारों से यह मुद्दा गायब होगा
और दूसरे बयानात सामने आएंगे। अदरवाइज एप्स्टीन का मुद्दा धीरे धीरे अमेरिका में बड़ा होता जा रहा है। न केवल इसको एलन मस्क उठा रहा है, बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग उठा रहे हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि एप्स्टीन का मुद्दा ट्रंप के गले की हड्डी ही नहीं बन सकता, बल्कि ट्रंप की कुर्सी भी छीन सकता है।